जैसा कि आपको पता है कि जो भी न्यूज़ आती हैं, जो भी बातें होती हैं सोसाइटी में, देश में, दुनिया में, उन सबको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे जुलाई मंथ्स के हम जो आज पॉइंट्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। एंड डेट रहेगी आपकी 4 to 10 तक के जो भी पॉइंट्स आए हैं, जो भी न्यूज़ आई हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो दुनिया में हो, उस सबको आज पढ़ेंगे, हम समझेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहली न्यूज़ मोदी जी से जुड़ी हुई है एंड गांधीनगर गुजरात से जुड़ी है। जैसा मैं पे कह चुका हूं कि मैक्सिमम आपकी जो भी चीज़ें आती है, न्यूज़ आती है, तो गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है मोदी जी के टाइम से। तो आते हैं फटाफट से आगे, समझते हैं क्या है। तो कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इनऑग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 एट गांधीनगर। तो कहा कि जो आपके पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने इनऑग्रेशन किया, उद्घाटन किया है किस चीज़ का, डिजिटल इंडिया वीक मना रहे हैं। कहाँ पे मनाया जा रहा है इसको? गुजरात के गांधीनगर शहर में इसको मनाया जा रहा है। समझते हैं इसमें पॉइंट आपको क्या दिए हुए हैं। तो देखते हैं नीचे आपको क्या बातें यहाँ पे दी हुई हैं। तो कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनऑग्रेटेड द डिजिटल इंडिया वीक 2022 एट गांधीनगर इन गुजरात ऑन जुलाई 4 ऑन 2022। कहा कि 4 जुलाई 2022 को ये आपका मनाया गया है। तो आपका डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, कौन सी डेट को आपको बनाया गया है? जुलाई आपका 4 को इसको मनाया गया है। थोड़ा सा मैं पेन का आपका जो शेड है वो चेंज कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपका एक बढ़िया सा कलर आपके लिए आ गया है। तो कहा कि जुलाई 4 को इसको मनाया गया है। आपका क्या बना है? तो आपका नाम यहाँ पे है डिजिटल इंडिया वीक कैंपेन चल रहा है। कहाँ पे? गुजरात में चल रहा है। गांधीनगर शहर है जो कि फेमस शहर है और बहुत ही ऐतिहासिक शहर है वो। तो वहाँ पे आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया है। थीम आपको ध्यान रखनी है। थीम क्या है? जहाँ भी कोई भी डे है, कोई भी आपकी चीज़ है, थीम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो का थीम इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टैकेड। कहा कि जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटाइजेशन है, उसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना है, जबरदस्त तरीके से यूज़ करना है। एंड उसमें कहीं भी पीछे नहीं छोड़ना है कि भाई टेक्नोलॉजी कहीं हम उसको यूज़ नहीं कर पाए अच्छे से, तो यूज़ कर लेना बढ़िया से टेक्नोलॉजी को। कैटलाइज का मीन्स आपने साइंस आपने शायद पढ़ी होगी, तो वहाँ पे कैटलाइज आपने कैटलिसिस को पढ़ा होगा, थोड़ा सा कैटलिस्ट को पढ़ा होगा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। मीन्स डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजी क्या कर देगी? बहुत ही तेज बढ़ा देगी। कोई काम मानो कि होना है, मानो फोन जैसे इंफॉर्मेशन है, पहले आपके जो लेटर होता था, जो चिट्ठी होती थी वो जाती थी, आज क्या है फोन से आपका पहुंच गया। मीन्स पहले चिट्ठी 2-3 दिन 5 दिन में, हफ्ते में पहुंचती थी, आज फोन से आपका 1 सेकंड में आपके पास फोन पहुंच गया। तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी ने क्या किया? चीज को फास्ट कर दिया, रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दिया, टाइम को कम कर दिया। वही यहाँ पे बातें हो रही है। टेक्नोलॉजी का यूज से क्या होगा? कैटलाइज के रूप में आपका काम करेगी, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगी जो टेक्नोलॉजी है, और साथ में आपका चीजों को एडवांस कर देगी, कम टाइम में एग्जीक्यूशन हो पाएगा। आते हैं, समझते हैं नीचे आपको पॉइंट क्या दिया। ही विल आल्सो लॉन्च डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर, सपोर्ट, ग्रो एंड मेक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन टायर 2nd एंड टायर 3rd सिटीज ऑफ इंडिया। कहा कि जो इंडिया की टायर 2nd एंड टायर 3rd आपके जो शहर हैं इंडिया के, वहां पे आपका जो ये चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आपके जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। साथ में नई आपकी जो डिस्कवरीज हैं वो की जाएंगी, एंड साथ में उनको जो स्टार्टअप्स हैं उनको मोटिवेट, प्रमोट एंड सपोर्ट जितना होगा गवर्नमेंट करेगी उनको टेक्नोलॉजी के रूप में। ही विल लॉन्च इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, माई स्कीम, ए सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। कहा कि एक और यहाँ प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे क्या है जो आपके स्टार्टअप्स हैं, जो नए बिजनेस है, उनको फायदा आसानी से उठा सकें। फटाफट से आते हैं आगे, नेक्स्ट समझते हैं क्या पॉइंट आपको नेक्स्ट आपको दिया है। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या आता है। कौन से स्टेट से या कौन से देश से, कहां से, किस सेक्टर से बात आती है, तो समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो गुजरात का ही एक और पॉइंट आपको दिखाई दे गया है, गुजरात की ही सेकंड पॉइंट है, तो वो आपको यहाँ पे दी हुई है। कहा गुजरात बिकम्स बेस्ट परफॉर्मर फॉर 3rd टाइम इन स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। 2021 का जो स्टार्टअप रैंकिंग आया है उसमें गुजरात ने टॉप किया है। एंड क्या आपका रैंकिंग का मीनिंग क्या है, क्या आपका मुद्दा क्या है? तो स्टार्टअप की रैंकिंग है आपकी। स्टार्टअप आप कहते हो बिजनेस जो भी आपके नए नए बन रहे हैं, तो उनसे जुड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जैसे मैंने पीछे भी कहा कि बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो आपका है कि जो स्टेट्स, जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, सभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, स्टार्टअप्स के हिसाब से, एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से। बट यहाँ पे जो गुजरात है वो नंबर 1 पे आ गया है स्टार्टअप रैंकिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका जो क्या है मुद्दा क्या है, स्टार्ट
स्टार्टअप रैंकिंग का है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका जो एक इनिशिएटिव होते हैं हर एक गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो गुजरात यहाँ पे थर्ड टाइम, तीसरी बार ऐसा हुआ कि वो नंबर 1 पे बना है। उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। गुजरात हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट फॉर द थर्ड टाइम इन द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो 2021 से यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है। ये द रैंकिंग हैज बीन कैटेगराइज्ड द स्टेट्स अंडर 2 कैटेगरीज, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, बेस्ड ऑन देयर साइज। कहा कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज में आपके जो अवार्ड्स हैं, जो आपकी चीजें हैं वो दी गई हैं, कैटेगरी ए है एंड बी है। उसमें भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया। टॉप परफॉर्मर कौन से हैं, तो कैटेगरी ए में आपका केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कैटेगरी ए में बात करें तो। बी कैटेगरी में जो है जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यदि नीचे थोड़ा सा देखें, स्टार्टअप लीडर्स जो रहे कैटेगरी ए में आपके तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, असम है, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ में कैटेगरी बी में अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। यदि बात की जाए स्टार्टअप्स की, यदि बात की जाए नए बिजनेस की, और यदि बात की जाए कि स्टार्टअप में आपके जो अच्छे लीडर्स के रूप में कौन सामने आ रहे हैं, कौन से राज्य अच्छा कर रहे हैं, उनके यहाँ पे दिया। आपको ध्यान आना, गुजरात ने जो आपका टॉप किया है, आपका थर्ड टाइम ये आपका ऐसा कंटिन्यू उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टार्टअप रैंकिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फटाफट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, तो नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या है। तो उड़ीसा से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब गुजरात नहीं, अब क्या आ गया है, उड़ीसा पहुंच गए हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट के आसपास हम पहुंच रहे हैं, असम के आसपास, पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे कहा कि उड़ीसा इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA। NFSA क्या है उसको यहाँ पे दिया है, देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ पे NFSA क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका है। तो यहाँ पे NFSA में आपका जो टॉप किया है वो अच्छा रैंकिंग जो आया है, वो उड़ीसा का काफी अच्छा रैंकिंग आया है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपका जो खाना है, खाना सबसे आवश्यक है। खाना नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, और खाना सबको मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये आपका दुनिया में चाहे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, सभी देशों की गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी जनता को खाना मिल पाए। फूडिंग सबसे पहली बेसिक आवश्यकता है इंसान की। उसके हिसाब से यहाँ पे समझते हैं क्या पॉइंट आपको दिया है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA हैज बीन रिलीज्ड बाय कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। जो आपके कौन से मिनिस्टर हैं, देखो यहाँ पे दिया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, कौन है, पीयूष गोयल हैं। तो उन्होंने आपका जो इंडेक्स है, जो आपका रैंकिंग है, वो इशू किया है, और जो डाटा है वो प्रेजेंट किया है देश के सामने, मीडिया के सामने। तो समझते नीचे पॉइंट आपको क्या दिए। स्पेशल कैटेगरी कौन सी आपका जो है, त्रिपुरा है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इन्होंने आपका जो अच्छा परफॉर्म किया है इन्हीं सब राज्यों ने। और जो लास्ट में थोड़ा सा लद्दाख है, मेघालय है, मणिपुर है, थोड़ा सा नीचे अभी दिखाई दिए हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन जुलाई 5, 2013 का जो आपका NFSA है वो कब आपका आया था, यदि हम कहें, यदि उसको कि वो एक्ट में कब आया था, वो लागू कब हुआ था, तो जुलाई 5, 2013 को ये कानून आपका देश में अप्लाई हुआ था कि फूड आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड सबको मिल पाए, ऐसा गवर्नमेंट्स कदम उठाएं। फटाफट से आते हैं यहाँ पे, फटाफट से देखते हैं क्या है उसके बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से आगे। तो देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया है हमारा। उसके बाद QS आपकी एक रैंकिंग यहाँ पे दी है, स्टूडेंट्स रैंकिंग है, एजुकेशन से जुड़ा कुछ मुद्दा। यहाँ पे एक रैंक आपको दिया हुआ है, एक इंडेक्स आपको दिया हुआ है, उसको समझते हैं उसमें क्या आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 कहा बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सी है, दुनिया की बात कर रहे हैं। अब हम दुनिया में पहुंच रहे हैं, हम इंटरनेशनली पहुंच गए हैं, इंडिया से बाहर कूद गए हैं, जंप कर गए हैं। तो कहा कि जो आपका लंदन है वो आपका दुनिया में सामने आया है एज बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज का। जो लंदन है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन बन के सामने आया है कि आपका उन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो उनकी सुविधाएं अच्छी हैं, चाहे वो शिक्षा की बात की जाए, चाहे रहने की बात की जाए, फूडिंग की, सभी चीज़ों की अच्छी वहाँ पे सबसे बेस्ट सिटी एज ए स्टूडेंट्स के लिए वो सामने आई है। और लंदन तो अपने आप में आपको पता है कि बहुत ही फेमस है। पेरिस आप जाना चाहते हो, UK आप जाना चाहते हो ना, ऑस्ट्रेलिया आप जाना चाहते हो, तो इंडिया से, पंजाब से तो बहुत सारे आपके जो जनता है वो जाना चाहती ही है। UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, तो आप सभी जानते ही हो। तो UK अपने आप में अच्छा काफ़ी करते हो। आते थोड़ा सा नीचे समझते पॉइंट आपको क्या दिया। फोकस एरिया क्या है, स्टडी का आपका जो किन किन बातों पर ध्यान दिया गया, कैसे इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया। तो अफोर्डेबल आपकी चीज़ें रहें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट की सुविधाएं अच्छी हो, यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, तो ये सबको मिला के आपका जो इंडेक्स है वो डिजाइन किया गया है, उसको बनाया गया है। टॉप 4 आपके जो हैं, जो कौन से बाकी शहर हैं जो बाकी अच्छा कर रहे हैं, सियोल है, साउथ कोरिया में है, मोनिच है, जोरिक है, मेलबॉर्न है। तो ये आपके जो 3-4 और भी आपको यहाँ पे सिटी दिए हुए हैं जो लंदन के बाद 2nd, 3rd, 4th पे आपके आ रहे हैं।
तो थोड़ा सा नीचे भी आपको दिया, इंडियाज हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटीज मुंबई एट 103 स्पॉट। इंडिया की जो सबसे आपकी अच्छा जो शहर ने परफॉर्म किया है वो है मुंबई, एंड कौन से रैंक पे, 103वें रैंक पे है, 103वें रैंक पे, मीन 100 से भी नीचे चला गया है जो मुंबई का रैंक है या इंडिया के जो अच्छे शहरों का रैंक है। बाकी तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे, दिल्ली है ना, यूपी में लखनऊ की बात करें, हम बिहार में पटना की बात करें, तो सभी क्या है, सब नीचे हैं, बहुत ही नीचे हैं। मुंबई टॉप पे है दुनिया में, लेकिन उसका भी रैंक कितना, 103 नंबर पाए, मींस वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमें इंडिया के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम सबको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। फॉलोड बाय बेंगलोर, बेंगलोर जो है वो 114 रैंक पे है। तो आपके दोनों ही जो आपके शहर है वो थोड़ा सा इतना अच्छे नहीं है, बट इंडिया में आप कह सकते हो ठीक है। चेन्नई एंड दिल्ली हैव मेड देयर एंट्रीज टू द लिस्ट दिस ईयर एट 125 एंड 129। जो चेन्नई है, जो दिल्ली है, वो भी आपका इसमें लिस्ट में है, बट 125वें स्थान पे है, 129वें स्थान पे है। तो क्या है कि आप नीचे हैं, बहुत ऊपर नहीं है। 100 शहर में भी एक भी शहर इंडिया का नहीं है, जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया जो है इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, एंड पॉपुलेशन दुनिया में आपकी चाइना के बाद सेकंड पे आते हैं। लेकिन आप देखिए स्टैंडर्ड्स उतने अच्छे हमारे पास अभी नहीं है। आते हैं फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने दिया है यहाँ पे, इजराइल के नए पीएम बन गए हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा न्यूज़ है, एंड इजराइल अपने आप में बहुत जबरदस्त डिफेंस है, उनका दुनिया में काफ़ी नाम है डिफेंस के हिसाब से देख रहा है, सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो अभी आपका जो नए पीएम बन गए हैं बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आता है इजराइल आपका देश। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका ये अच्छा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम में हो सकता है आपको दिखाई दे सकता है इंपॉर्टेंट, मैं इसको किए दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो जो पीएम है 14वें नंबर के इजराइल के पीएम बने हैं, और आपके कौन, क्या नाम है उनका, यार लैपिड। याद कैसे करेंगे, आपकी जो आपके इजराइल के वो जो पीएम है वो कैसे हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यारी हैं, ऐसा आप याद कर लेना क्या, कि जो इजराइल के पीएम बने हैं वो क्या हैं, आपके यार हैं, पक्के यार हैं, पक्के यारी हैं, पक्के दोस्त हैं। याद हो गया, यार लैपिड जो है पीएम बन गए हैं इजराइल देश के, 14वें पीएम है, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है वो आपके। उनसे पहले कौन थे, तो नफ्ताली बेनेट अभी बैठे हुए थे, जो आपकी हट जाएंगे अभी, तो और ये आपके बन जाएंगे। आते हैं नीचे, समझते हैं क्या, हिज टर्म कुड बी ए फेयरली शॉर्ट वन एज ही टेक्स ओवर ए केयरटेकर गवर्नमेंट अहेड ऑफ नेशनल इलेक्शंस ऑन नवंबर 1। कहा कि देखो अभी क्या है कि नवंबर के आसपास आपका क्या है, चुनाव होने हैं, तो आप कह सकते हो कि अभी परमानेंट नहीं है वो, तो नवंबर 1 में चुनाव होंगे नवंबर के आसपास, और वहाँ पे परमानेंट के रूप में आगे 4-5 साल वो पीएम रहेंगे। अभी नवंबर में चुनाव होने, इलेक्शन होने। ही इज ए फॉर्मर जर्नलिस्ट हु सर्विंग एज पीएम ऑफ इजराइल सिंस जुलाई 1 2022। तो जुलाई 1 2022 से वो आपके एज ए आप कह सकते हैं कि पीएम आपके वो सर्व करेंगे, सेवा कर देंगे देश के लिए। नमामा स्कूल्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो पीएम ऑफिस में एक जो अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ पे दिया, बट आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि इजराइल के जो पीएम है वो कौन है, आपके पक्के यार हैं, पक्के यारी हैं, पक्के दोस्त हैं। यार आपके रैपिड नाम से जो आपके पर्सन है वो पीएम बन गए हैं। फटाफट से आते हैं आगे आपके सामने, तो देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दिया है यहाँ पे। तो दिया है आपके मुद्दा है जो आपका कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है और मैथ्स से जुड़ा मुद्दा है। महिलाएं और मैथ्स, एम से मैथ्स और एम से महिला आप कह सकते हो, लेकिन दोनों का जो संबंध है वो एकदम अपोजिट दिखाई देता है। एकदम आपका जो मैथ्स जो है, आप कहते हो कि आपने शायद कोई अपने टीचर बहुत ही कम देखी होंगी जिन्होंने मैथ्स आपको पढ़ाया हुआ। मैक्सिमम जो मैथ्स के टीचर होंगे वो क्या होंगे, मेल आपके होंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसा मानते हो कि मैथ्स जो है फीमेल्स का थोड़ा सा हल्का सा वीक आप मानते हो, लेकिन एज कंपेयर टू इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश आपका बॉयज़ का वीक होता है और फीमेल्स का अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए आपका जो है यहाँ पे कुछ अवार्ड दिया गया है, एंड मरियाना वियाजुस का जो आपकी फीमेल है उनको दिया गया है, और अवार्ड का नाम है, मेडल का नाम है फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया गया है। एंड किसने दिया है, सोसाइटी कौन सी है, द फील्ड मेडल इज अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। जो आपका संस्थान है वो इसको देता है। किसको दिया गया है, कौन देता है, अवार्ड का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 3-4 बातें आपको पता होना चाहिए।
इसमें जो आपका प्राइस है, जो आपका मनी है, 15,000 कैनेडियन डॉलर आपको दिए जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अच्छा है, आप कॉमन देखने से कुछ तो मोटिवेशन आपको आता है। जब कोई बड़ा अवार्ड आपको मिलता है, तो चाहे नोबेल प्राइज तो नहीं आप कह सकते हो, नोबेल प्राइज है या ऑस्कर से, बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं, बट हाँ काफ़ी आपको अच्छा सम्मान दिखाई देगा यहाँ पे। मैथ्स में यदि कहें तो आपका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा सम्मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे देखो कौन से देश की हैं, तो थोड़ा सा देखो, ये जो पीछे थी, पीछे इनको दिया गया था, यहाँ पे दिया ईरान की थी, इनको पीछे दिया गया था। एंड अभी आपका जो है वो आपका यहाँ पे दिया है फ्रेंचमैन हुगो डोमिनिक कॉपिन, ये आपके जो है इनको पीछे दिया जा चुका है। जो आपके ये अवार्ड है पीछे कौन सी महिलाओं को दिए गए हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए। अभी का जो है वो आपका इनको दिया गया है मैम को, और वो आपका मैथ्स का अवार्ड है, और जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन है वो आपका अवार्ड देती है। फटाफट से आगे आते हैं, थोड़ा समझते हैं। पिक्चर आपको दी हुई है, आपको पिक्चर तो एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन आप उसके रेस्पेक्ट से थोड़ा सा अपने दिमाग में चित्र बना सकते हो, थोड़ा सा मेमोरी बना सकते हो। एग्जाम में तो पिक्चर आपको नहीं देगा। वो आते हो फटाफट से आगे, तो यहाँ पे यूएन से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको दिया हुआ है। यूएन मिशन यहाँ पे चल रहा है साउथ सूडान में, उसके कमांडर फोर्स बनाए गए हैं, इंडियन पर्सन है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एम सुब्रमण्यम जो है वो यूएन मिशन जो साउथ सूडान में चल रहा है उसके हेड बनाए हैं, उसके कमांडर बनाए गए। तो एक इंडियन को साउथ सूडान में क्या बनाया गया है, आपका यूएन मिशन, जो आपका यूएन पीस कीपिंग मिशन चलता है आपका, उसको उसके हेड बनाए गए हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पे मुद्दा। आपको पता है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो दुनिया में शांति के लिए काम करता है। जो भी आपके ऐसे दिक्कतें हों, तो वहाँ पे आपकी जो यूएन की साइड से जो भी आपकी सेनाएं हैं, सैनिक है, वो जाते हैं और वहाँ पे शांति बनाने की कोशिश करते हैं। जो देशों में दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा सा आपके ऐसा मान सकते। अच्छा पॉइंट है, बस नाम ध्यान रखना। यूएन मिशन है, कहाँ पे चल रहा है? साउथ सूडान में चल रहा है, और 29 मई के आसपास से यहाँ पे चल रही है चीज़ें। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं क्या पॉइंट आपको नेक्स्ट दिया है। तो एक्सिस बैंक है और साथ में इजी डिनर नाम से कंपनी है, दोनों ने यहाँ पे टाई अप किया है। इजी डिनर जैसा आपको नाम महसूस हो रहा है कि आप क्या अच्छा अच्छा खाना खाएंगे डाइनिंग टेबल पर बैठ के, लेकिन आपको पैसे भी मोटे मोटे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है और बड़े रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलाएगी। और जो एक्सिस बैंक है उन्होंने टाई अप किया है इजी डिनर कंपनी के साथ। और मुद्दा जो है यहाँ पे दिया, और देखो रेस्टोरेंट जो प्रीमियम रेस्टोरेंट है, 10,000 प्रीमियम रेस्टोरेंट इन अक्रॉस इंडिया एंड दुबई, इंडिया में एंड दुबई में जो आपके बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, तो वो यहाँ पे आपके उनके आपके आप जुड़ पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे, जाके आप चीज़ों को अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। कहाँ पे? इंडिया में एंड दुबई में जितने भी बेस्ट आपके रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे टाइप किया है इजी डिनर कंपनी के साथ में, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, एक्स्ट्रा ऑफर्स आपको दिए जा सकें। तो यहाँ पे कंपनी का नाम एक्सिस बैंक है, इजी डिनर है। कहाँ पे? इंडिया एंड दुबई में जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं, वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फटाफट से आते हैं आगे, तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि आपका जीएसटी जो कलेक्शन है वो मैक्सिमम हो गया है। पहले भी मार्च के महीने में काफ़ी जीएसटी इंडिया के पास आया था, बट उससे भी ज़्यादा बढ़ के अभी यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। कितना है जीएसटी आपके जून के महीने में जो है वो 1.44 लाख के आसपास सीआर में आपका यहाँ पे अमाउंट है। ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जीएसटी आपको बहुत बड़ा एग्जाम में हो सकता है आपको दिखाई देगा कि जीएसटी आपका मैक्सिमम मार्च के महीने में था, अभी जून के महीने में मैक्सिमम आ गया है। कितना है देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 56% के आसपास आपका इसमें जंप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। एंड पीछे जो मैंने आपको दिया था 1.42 के आसपास था, 1.42 लाख सीआर के आसपास था, लेकिन अभी यहाँ पे 1.44 हो गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान है, अच्छा पॉइंट एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीजीएसटी है, एसजीएसटी है वो आपको दिया हुआ है, आईजीएसटी है। सी का मीन्स है सेंटर, एस का मीन्स है स्टेट, एंड आई का मीन्स इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है दो स्टेट्स के बीच में जो आपका बिजनेस व्यापार चल रहा है उस पर जो टैक्स लगा है वो आपका आई इंटीग्रेटेड आपका हो जाता है। फटाफट से थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या है। आरबीआई से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। आरबीआई ने कुछ फाइन किए हैं, तो उनकी बात यहाँ पे हुई है। दो आपके जो बैंक है उनको फाइन किया गया है। आपका कोटक महिंद्रा है एक तो आपका, एंड साथ में इंडस इंड है, दोनों को फाइन किया है। एंड यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया है 1.05 सीआर एंड 1 सीआर। एंड जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है इंडिया में, बैंकों का बैंक, जो भी बैंकों की जिम्मेदारियां हैं वो सब कुछ मैनेज करता है आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम को संभालता है आरबीआई। आरबीआई अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी संस्था है जो भी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। कब बनी थी, आपको डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था इसको इंडिया में। ध्यान रखना है आपको, हेडक्वार्टर मुंबई में है, बहुत ईजी है, ध्यान रखना है।
पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था वो मुझे आप कमेंट में बताओगे फटाफट से कि पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था आरबीआई का। अभी तो मुंबई में है, पहले कहाँ पता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, फाइन किया है कितना, दो बैंक कौन से हैं, इंडसइंड एंड कोटक महिंद्रा है। कितना पैसे का है, 1.05 सीआर एंड यहाँ पे 1 सीआर का है। क्यों किया है, देखो यहाँ पे दिया है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपके मानने पड़ते हैं, जो गाइडलाइंस होती है आरबीआई की वो माननी पड़ती हैं। यदि आप नहीं मानेंगे तो बैंक्स को फाइन भुगतना पड़ेगा। एंड आरबीआई के पास ये भी अथॉरिटी है कि लाइसेंस भी चाहे तो वो खत्म कर सकती है बैंक्स का, यदि वो चाहे तो उसके पास ये भी अथॉरिटी मौजूद है आरबीआई के पास। तो ध्यान रखना है आपको, दोनों तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा फटाफट से हम आगे बढ़ जाए, उसके बाद देखते हैं आपके सामने क्या दिया है। तो कहा कि एसबीआई जो है उनसे जुड़ा कुछ पॉइंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी यहाँ पे आ गई है एंड कंपनी है, कंपनी का नाम दिया आपको पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक। आपको यहाँ पे एक जो बैंक है, ये छोटा सा बैंक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दोनों ने टाइप किए हैं। तो थोड़ा समझते हैं क्या पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं। तो कहा कि एसबीआई एंड पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस। कहा टाइप जो है वो किस मुद्दे पे है, बैंक एश्योरेंस आप कहते हो, बैंकिंग इंश्योरेंस आप कहते हो इसको, बैंक प्लस में इंश्योरेंस। तो ऐसा आपका जो एक टर्म है वो बैंक एश्योरेंस बन जाता है। मींस इंश्योरेंस जो देना है वो इंश्योरेंस कंपनियों का काम है, बट आज के टाइम पे क्या है, बैंक्स आप तक इंश्योरेंस पहुंचा रहे हैं, वही है आपका बैंक एश्योरेंस। तो आपका यहाँ पे दो जो संस्थाएं हैं, दो जो बैंक्स है, एक तो पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक है, एक एसबीआई है। दोनों ने टाइप किया है, किस मुद्दे पर टाइप किया है कि इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जनता तक पहुंचाए जाए एंड जो आपकी स्कीम्स है उनको बेचा जाए। देखो यहाँ पे दिया है बैंक एश्योरेंस को यहाँ पे डिफाइन किया है, अरेंजमेंट between a bank and an insurance company to sell its products to the lenders and customers। कहा जो इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज है वो जनता तक पहुंचाई जाए, उसको आपका जो बेचने की जो आपकी प्लानिंग है, वो बेचने का जो काम है वो आपका यहाँ पे बैंक एश्योरेंस होता है। तो एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, एक यहाँ पे बैंक है। तो यहाँ पे दोनों आपका जो एसबीआई बड़ा बैंक है, यहाँ पे छोटा बैंक आप कह सकते हैं, छोटा आप इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हो, दोनों ने टाइप किए हैं। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं क्या पॉइंट आपको दिए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या बातें आपको यहाँ पे दी हैं। तो कहा साउथ इंडियन बैंक है, वहां से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिए दिखाई दे रहा है। केरल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ कुछ टाइप यहाँ पे हो रहे हैं इनके। तो आपका साउथ इंडियन बैंक है एक तो, एंड सेकंड आपका केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। दोनों ने टाइप किया, किस मुद्दे पर टाइप है, डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पे की जाएंगी। जो भी आपके यहाँ पे जो आपके पर्सन्स हैं, जो भी आपकी सेवाएं हैं, वहाँ पे उनको डिजिटली पेमेंट्स हो। वहाँ पे जो आपके टूरिज्म होता है, जो भी आपके पर्सन्स विजिट करने आते हैं वहाँ पे स्टेट में, सब कैसे डिजिटली पेमेंट करें। जैसे आपने देखा भी कि कोविड के टाइम पे ताजमहल आप घूमने गए या बाकी जगह आप घूमने गए, तो वो डिजिटली आपने फोन पे यूपीआई से पेमेंट किया, उनकी जो टिकट्स आपकी होती थी। तो वैसे ही यहाँ पे आपका टूरिज्म सेक्टर जो भी आपका स्टेट में होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका डिजिटली पेमेंट हो पाए आसानी से, और जनता जो है क्या थोड़ा सा आसानी से उनको रहे। और फोन से पेमेंट होगा तो आसान भी होगा ना आपको, नहीं तो कैश आपने किसी ने छेड़ दिया तो दिक्कत होगी आपको रास्ते में। फटाफट से आते हैं आगे। तो यहाँ पे दो बैंक हैं, दो आपके, एक तो गवर्नमेंट है, केरल जो गवर्नमेंट है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने टाइप किया है कि इसके साथ आपका जो साउथ इंडियन बैंक है, ताकि डिजिटल पेमेंट राज्य में वहाँ पे हो सके बढ़िया से जो आपकी सेवाएं। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो कहा कि नाटो का समिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाटो बहुत बड़ा संस्थान, अभी रशिया यूक्रेन का यहाँ पे आपकी युद्ध चल रहा है, काफ़ी टाइम से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन शायद आप कह सकते हो कि काफ़ी टाइम हो गया युद्ध, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, जो भी है शांति होनी चाहिए दुनिया में, देशों में। अभी देखो प्रोसेस देखो क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं आगे, समय क्या आपके किस साइड में बैठता है वो समय बताएगा क्या चीज़ें किस साइड में जाएंगी। रशिया है, चाइना है, यूएस है, यूक्रेन है, इसराइल है, इंडिया है, ये सब आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले 10 सालों में काफ़ी आपको चीज़ें अप्स डाउन्स आपको दिखाई देंगे। अब ये आपके सत्ता किस साइड में बैठेगी वो समय बताएगा कि क्या क्या होता है दुनिया में, लेकिन होगा अवश्य कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य आपका नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपका दिखाई आपको देगा। आते हैं फटाफट से आगे। तो नाटो का एक समिट हुआ है। नाटो को मैंने आपको समझाया था, जब मैंने रशिया यूक्रेन पे वीडियो शूट किया था तो मैंने समझाया था नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ये भी मैंने आपको उस टाइम पे बता दिया था। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना। नाटो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो विवाद है, जो मुद्दा है, वो नाटो का ही मुद्दे पे है। नाटो ही उसमें मेन विवाद रहा, कॉज रहा, जड़ आप कह सकते हो उसको। तो नाटो ने आपका एक यहाँ पे अभी एक्सरसाइज किया है, आपका समिट उनका हुआ है
बैठक हुआ है कहाँ पे, मैड्रिड में आपकी बैठक हुई है। तो ध्यान रखना है कि नाटो की बैठक आपकी कहाँ पे हुई है, 2022 में मैड्रिड में हुई है। इससे पहले उन्होंने एक वॉर एक्सरसाइज किया था, नॉर्वे में किया था उसको, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक इससे पहले एक्सरसाइज की थी उन्होंने नाटो ने। नाटो का नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम में। थोड़ा सा समझते क्या पॉइंट है। मैड्रिड कहाँ पे, देखो स्पेन में है, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान है, मैड्रिड कहाँ पे, स्पेन में। जून 28 से 30 तक आपकी जो समिट रही है, समिट का टाइम, समिट का वेन्यू एंड आपकी सबमिट किस चीज की है, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या क्या दिया है। During the summit, 22 NATO members agreed to launch the NATO Innovation Fund. It is a multi-sovereign venture capital fund that will invest 1 billion euros in startups. कहा कि देखो स्टार्टअप्स में जो आपके नए नए बिजनेस हैं उनमें सपोर्ट, उनमें फंडिंग करने का यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे लेके आए हैं वो सामने कि हम युद्ध से हटके हम शांति चाहते हैं और देशों को और दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कहना चाह रही है जो आपकी नाटो का एक संगठन है, नाटो का समूह है। कितना इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे है कि शांति की तरफ जाना चाहिए, सभी को आगे बढ़ना चाहिए और बिजनेस को और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कितना है आपका फंडिंग की बात करते हैं, 1 बिलियन। अभी जैसे आपको पता है कि अभी पीछे भी कुछ आपकी समिट हुई है और G7 की समिट रही, तो वहाँ पे भी आपका जो G7 के कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा कि 600 बिलियन के आसपास का उन्होंने आपका बात किया फंडिंग का, 600 बिलियन USD की फंडिंग की बात की है दुनिया में। किन देशों ने, G7 के कंट्रीज ने। तो बहुत बड़ी अपने आप में उन्होंने भी काफ़ी बातें कही हैं। तो फटाफट से थोड़ा सा आपको जानना कि आपका नाटो का जो समिट है कहाँ पे हुआ, मैड्रिड में। कहाँ पे है वो, स्पेन में है। कब से कब हुआ, 28 से 30 जून तक। मुद्दा क्या है, 1 बिलियन यूरोस का आपका जो इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है। किन में, जो नए नए बिजनेस बनेंगे, नए नए स्टार्टअप्स बनेंगे, उन चीज़ों में। फटाफट से आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या बातें आपको दी हैं। तो कहा ये 2 कंपनीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, दोनों ने आप टाइप किए हैं तो दोनों के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं। एक आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, NBFC यहाँ पे दिया है देखो आपको। तो NBFC का मीन्स मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। क्या नाम है, एवानीस आपका नाम है। साथ में एक और कंपनी है आपकी एडलवाइस नाम है। दोनों संस्थाओं ने कौन से मुद्दे पे टाइप किया, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस पे टाइप किया कि जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं उनमें दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत समस्याएं ना हो, जो भी यदि कोई नुकसान होता है, लॉसेज होते हैं, तो उनको इंश्योरेंस वहाँ पे दिया जाए ताकि वहाँ पे उनको दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े। तो वही यहाँ पे दिया है कि जब भी आप आउट ऑफ इंडिया या किसी दूसरे देश में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, मेडिकल आपका स्टे, ट्रैवल सब आपको इनकन्वीनियंस यदि हो जाती है तो आपकी सब इसमें कवर रहेंगी, सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो 2 संस्थाएं हैं, दोनों ने क्या किया, टाइप्स के हैं। एक उसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको दिखाई दे रही। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा कि NTPC आपको बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे गेल है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। NTPC बहुत बड़ी कंपनी है। तो NTPC है, मैं 1-2 और नाम आपको दे रहा था, SAIL के नाम से कंपनी है, साथ में GAIL के नाम से कंपनी है, ONGC आपकी कंपनी है। ऐसी बहुत सारी PSU इंडिया में मौजूद हैं और सबकी सब क्या है, काफ़ी बड़ी बड़ी MNC हैं और साथ में PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट की कंपनीज आप मोटा मोटा कह सकते हो आसान भाषा में। तो कहा NTPC जो है, यहाँ पे देखो पीछे आपका थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पे आपका थोड़ा सा आगे, ये है NTPC वाला पॉइंट आपके सामने। तो कहा कि NTPC जो आपका है, उन्होंने आपका, जैसे मैंने पीछे भी आपको बहुत सारे ऐसे आपकी चीज़ें बताई हैं जहाँ पे कि सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करने का प्लानिंग चल रहा है इंडिया में एंड दुनिया में। तो यहाँ पे आपका तेलंगाना में आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट ऐसा एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा जिसमें कि सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करेंगे। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे, तेलंगाना में। इससे पहले जो बनाया गया था वो मध्य प्रदेश में बनाया गया था एंड वो आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया था, जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग आपका प्रोजेक्ट आपका ऐसा कुछ था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि इससे पहले जो था कौन से में था, मध्य प्रदेश में था। अभी कहाँ पे बना रहे, सबसे बड़ा जो है तेलंगाना में इसको डिजाइन किया जा रहा है। एंड क्या है, सन की जो एनर्जी है उसको देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी थोड़ा सा दे रहा है पिक्चर के माध्यम से, बट ये आपकी आप कह सकते हैं एनिमेटेड पिक्चर आपको शायद दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैपेसिटी जो रहेगी प्लांट की वो 100 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, गीगावाट नहीं है, मेगावाट है, तो थोड़ा सा छोटा ही आप मान सकते हैं इसको। और जुलाई 1 के आसपास यहाँ पे एज ऑफ जुलाई 1 द टोटल कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द फ्लोटिंग solar capacity in the southern region has risen to 217 मेगावाट का। जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है
यहाँ पे इसको स्थापित होने के बाद जो कैपेसिटी है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 217 मेगावाट पहुंच जाएगी। तो मीन्स इसके स्थापित होने के बाद जो एनर्जी कैपेसिटी है साउथ इंडिया की, थोड़ा सा साउथ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा। एट रामगुंडम द सोलर मॉड्यूल्स आर प्लेस्ड अक्रॉस 500 एकड़ ऑन फ्लोटर्स। कहा कि 500 आपके एकड़ में इसको स्थापित किया जाएगा एंड पानी पे ये आपका फ्लोटिंग करेगा। थोड़ा सा हम फटाफट से आगे आते हैं, समझते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा टाटा जो आपका कंपनी है उन्होंने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, किस पे, यहाँ भी आपका सन की एनर्जी का ही बातें हैं, सोलर प्लांट स्थापित करेंगे। कितने पैसे से टाटा, देखो यहाँ पे अमाउंट दिया है 3000 CR से आपका स्थापित किया जाएगा इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे दी है 4 गीगावाट। आपकी जो कैपेसिटी यहाँ पे गीगावाट्स में है, मेगावाट में या कम में नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसको स्थापित करेंगे। एंड यहाँ पे देखो Tata Power has also built a manufacturing unit in Bangalore which has a production capacity of 635 megawatt of modules and 500 megawatts of cells। इससे पहले टाटा ने कहाँ पे बेंगलोर में आपका जो है ऐसे प्लांट स्थापित किए हैं जहाँ पे कैपेसिटी आपको दी है 635 मेगावाट की एंड 500 मेगावाट की। अभी इसको भी बना रहे हैं वो, और भी यहाँ पे प्लानिंग है। टाटा जो कंपनी है बहुत अच्छा कर रही है इंडिया में। एंड आप टाटा को जानते ही हैं, टाटा देश का, आप कह सकते हैं देश की बैकबोन जो है वो टाटा है। आते हैं फटाफट से आगे नेक्स्ट, तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया है। तो यहाँ पे जो है आपका IRDA से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो IRDA क्या है आपको पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी इंश्योरेंस का सेक्टर है, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पे कमांड रखती है, उनको ध्यान रखती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी आदमी को बेवकूफ़ ना बनाए, किसी जनता को बेवकूफ़ ना बनाए कि भाई किसी का पैसा वैसा ठग दे और उसके क्या हो, स्कैम ना हो। ऐसे दिक्कतें समस्याओं का सामना जनता को या जो आपकी जो बिजनेसमैन है उनको ना हो, और जो भी आपको कंपनी ने कहा है वो आपको मिल पाए। तो इस सबको रेगुलेट करता है IRDA। जैसे आपका सेबी है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि कैपिटल मार्केट को मैनेज करती है। जितने स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सबको मैनेज आपकी सेबी करती है। RBI बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करती है। वैसे IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करती है। यहाँ पे उन्होंने कुछ सेवाएं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं कि आप यहाँ पे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनसे कहा है कि आप कुछ और आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया है कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐड वंसार कौन कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऐड की हैं, पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, फ्लोटिंग पॉलिसी है ना। तो ये सब आपकी चीजें ऐड करने को कहा है। किस कंपनी से, जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उनसे कहा है। किसने, IRDA ने कहा है ऐसा। आते हैं फटाफट से आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आपको दिया है। तो कहा कि कर्नाटक सिनी शेट्टी क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ड। फेमिना मिस इंडिया वर्ड कौन बन गई है आपकी, कौन, सिनी शेट्टी हैं वो आपकी बन गई हैं। कर्नाटक कहाँ की हैं, वो कर्नाटक की हैं। थोड़ा सा आपको बस इतना पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी जो मिस इंडिया वर्ड कौन बनी है, सिनी शेट्टी बनी है। कहाँ की है, कर्नाटक राज्य की। इतना काम काफ़ी है, बाकी आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। आते हैं फटाफट से आगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा फटाफट से। कहा जसप्रीत बुमराह आपके बहुत बड़े आपके खिलाड़ी हैं इंडिया के, उन्होंने कुछ नाम कमाया है। क्या नाम कमाया है, तो मैक्सिमम रन यहाँ पे टेस्ट मैच में एक ओवर में 29 रन पीट दिए हैं, जड़ दिए हैं, धमा दिए हैं। आप कह सकते हो भैया धुआंधार उन्होंने बैटिंग कर दी है टेस्ट मैच में आपके जसप्रीत बुमराह साहब ने। तो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो ब्रायन लारा के पास था, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। उनके आपके यहाँ पे 28 रन्स के आसपास थे टेस्ट मैच में, जो कि उन्होंने आपके 2003 के आसपास बनाए थे। तो यहाँ पे टेस्ट मैच की बात हो रही है। वैसे तो आपके युवराज सिंह है 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा चुके हैं वो, बट वो T20 की बात थी और T20 वर्ल्ड कप था वो। लेकिन यहाँ पे टेस्ट मैच में मैक्सिमम रन का जो रिकॉर्ड था वो किसके पास था, ब्रायन लारा, जो कि आपके वेस्ट इंडीज के थे। अभी किसके पास हो गया, जसप्रीत बुमराह के पास। कितने, 29 रन, वो कहाँ के, इंडिया के हैं। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ पे कहा कि एक ऑबिचुरी आपको दी है। ऑबिचुरी का मीन्स क्या होता है, फेमस पर्सनालिटी है उसकी डेथ हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो एग्जाम में आता है कि वो कौन से सेक्टर से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किस सेक्टर में काम किया था, वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक आपके पर्सन का नाम आपको दिया है। क्या नाम है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तरुण मजूमदार नाम से जो पर्सन है उनका डेथ हो गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो वो आपका जो फिल्म इंडस्ट्री है, मूवीज है, वहां से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता कि नाम आपको ध्यान रखना है, तरुण मजूमदार किस चीज से जुड़े थे, किस सेक्टर था। तो फिल्म मेकिंग कह सकते हैं, मूवीज आप मेकिंग कह सकते हैं, बॉलीवुड टाइप में आपकी साउथ इंडिया की जो मूवीज हैं ये सबसे आपके जुड़े हुए थे। 91 की उम्र में उनका कोलकाता में निधन हो गया है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, साथ में कौन से सेक्टर से जुड़े हुए थे वो आपको पता होना चाहिए। फटाफट से आते हैं आगे, लास्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या है। आपको एक डे आपको दिया है, कौन सा डे 6 जुलाई को मनाया गया है, कौन सा है, वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया गया है, 6 जुलाई को इसको मनाया गया है। देखो ज़ूनोसिस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, तो समझते हैं क्या है। वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन 6 जुलाई टू कमेमोरेट द फर्स्ट वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट ए ज़ूनोटिक डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, इबोला, वेस्ट इंडीज वायरस। कहा कि देखो ये क्या है कि एक डे है जो कि आपको मनाया गया, पहली वैक्सीन लगाई गई थी। कुछ आपके डिजीज जैसे होती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इबोला है, ऐसे कुछ वायरस की वजह से क्या होता है डिजीज हो जाती है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। तो उसके लिए आपका ये डे मनाया जाता है, उसकी आपकी कि जो वैक्सीनेशन है अच्छे से अच्छा हो, डिजीज कम से कम हो, उनका हम ओवरकम कर सकें और उनसे निपट सकें जो भी नई नई बीमारियां आती हैं। तो कौन से डे को मनाया गया दुनिया में, 6 जुलाई को ये दुनिया में मनाया गया। क्या डे का नाम है, वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे आपका डे का नाम है। तो थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो एक यही रास्ता। अब एमसीक्यू आपके सामने आ गए हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू में क्या होता है। एमसीक्यू में आप कितने जवाब दे पाते हैं। तो मन मन में आप देख लेना कि आपने पीछे पढ़ा है, मन में उसका आंसर देना, आपको फिर एहसास होगा कि हाँ ये सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया, और कितने मार्क्स मैंने ऐसा चेक कर लेना आप। तो डिजिटल इंडिया वीक बनाया था मोदी जी ने, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे ऑप्शन दिया, देखो सी दिया है, सी आपका सही हो गया। फटाफट से आते हैं आगे, 2 में देखते हैं क्या आपको दिया है। यहाँ पे 2 में देख रहे हैं क्या है, तो कहा 14th नंबर के पीएम बन गए। कौन से देश के बने थे, इंडिया का जो देश है, याड़ी कौन है, याड़ी याद नाम था उनका है ना, और कहाँ के थे, इजराइल के थे। कहाँ पे दिया, देखो आपका बी ऑप्शन में आपको दिया, एकदम सही। सेकंड का आपका बी हो जाएगा सही। आते हैं 3rd पे, तो यहाँ पे इजी डिनर आपका जो है, डाइनिंग करेंगे आप, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। कौन सी बैंक ने, कौन सी संस्था ने टाइप किया था, तो यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक आपको बी में दिखाई दे, तो एक्सिस आपका सही जवाब होगा, बी आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो बी आपका एग्जैक्ट सही जवाब यहाँ पे है, 3rd का आपका बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, देखते हैं क्या है। तो आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल एम सुब्रमण्यम है वो यूएन की साइड से जा रहे हैं, कहाँ पे, साउथ सुडान, एज कमांडर बन के जा रहे हैं। साउथ सुडान कहाँ पे, ए में दिया है आपको, ए आपका सही आपका हो जाएगा। तो 4 का आपका क्या होगा, आपका ए सही हो जाएगा। क्या है, साउथ सूडान में जाएंगे वो, एंड जो आपका यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उसको हेड करेंगे, शांति बनाने की कोशिश करेंगे। जो साउथ सूडान में दिक्कतें चल रही हैं, आपको पता है आतंकवादी होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे निपटता है आपका कौन, देश की सेना होती है, यूएन से भी कुछ सपोर्ट में सैनिक आते हैं। तो आते हैं फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, आते हैं 5 पे। तो एनटीपीसी ने आपका एक सन की जो एनर्जी को यूज करने का प्लांट स्थापित किया था, कहाँ पे, तेलंगाना में गया था। कहाँ पे है, डी ऑप्शन यहाँ पे तेलंगाना आपको दिया हुआ है, तो आपका डी आपका सही हो जाएगा। तो 5 का आपका डी आपका सही होगा एग्जैक्ट। आते हैं 6 पे, आते हैं फटाफट से। तो 6 में देखते हैं आरबीआई ने आपका फाइन किया है कौन से बैंक को। अब एक तो कोटक महिंद्रा बैंक था, एक इंडसइंड बैंक था। इंडसइंड कहाँ पे दिया है, देखो ए में दिया है, तो ए आपका सही हो जाएगा। तो ए आपका एग्जैक्ट सही होगा। तो यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा। आते हैं 7 पे फटाफट से। 7 में कहा कि नाटो का समिट हुआ कहाँ पे, मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पे, स्पेन में है, स्पेन। और मैड्रिड कहाँ पे, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो आपका 7 का आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं 8 पर। 8 में देखते हैं आपको क्या दिया है। तो कहा कि डैश बिकम्स बेस्ट परफॉर्मर फॉर 3rd टाइम इन स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया था, गुजरात। कहाँ पे है, सी पे है, सी आपका सही, आपका यहाँ पे जवाब सी हो आपका हो जाएगा। आते हैं 9 पे। वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया, कौन सी डे को मनाया, 6 जुलाई को मनाया, 6 जुलाई को मनाया गया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, दिखो आपको बी में दिया हुआ है। तो 9 का आपका क्या सही होगा, बी आपका सही हो जाएगा एकदम। आते हैं 10 पे, आते हैं फटाफट से। 10 में देखते हैं क्या है, डैश इमर्जेस एज टॉप स्टेट इन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स था। किसने टॉप किया था, उड़ीसा ने टॉप किया। उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ पे सी में आपका उड़ीसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी आपका
10 का आपका सी सही हो जाएगा, सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू भी खत्म हो गए हैं, डाटा भी खत्म हो गया है, चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। बट आपकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, जो भी आपको पीडीएफ आती है मेक माई एग्जाम की साइड से, टीम की साइड से, उसको पढ़ना है। और जो नए नए बच्चे हैं, अभी देखो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं आपके, एंड साथ में आईबीपीएस का फॉर्म आ चुका है, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से आईबीटी में आ जाइए, फटाफट से आप यहाँ पे आके सीखिए, चीज़ों को पढ़िए, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, फटाफट से मेहनत से पढ़ डालिए चीज़ों को। जितना आप मेहनत से पढ़ेंगे उतना कम टाइम पे आप बीए किया है, बीकॉम किया है, +2 पास किया, 10th पास किया, क्या करेंगे उसका, कुछ बनना भी तो है, कुछ करना भी तो है, जॉब भी तो चाहिए। पढ़ने से थोड़ी पेट भरता है, पढ़ाई से डिग्रियां पेट नहीं भरती हैं, नौकरी से ही काम चलेगा। तो आपको इसी के साथ में मोटिवेशन, आपकी स्पीच थोड़ी सी हो गई है, इसके साथ मैं आपको वाइंड अप करता हूं सेशन को। आज इतना ही, थैंक यू।